हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्या एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोगों का यूनियन बजट 2026-27 के सेशन का आ चुका है। तो आज थोड़ी सी हाइलाइट्स हम बजट के बारे में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सभी को अवेयर होना है। ये सिर्फ कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है। ऑब्वियसली करंट अफेयर में इसके क्वेश्चंस आपके पास जरूर कवर होते हैं। हर साल बजट से क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बट ये एक आम नागरिक होने के नाते हम सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या क्या हमारा देश आगे आने वाले साल में उन्नति के स्तर पर है, कहाँ प्रगति हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ पर हमारे पास प्लान्स हैं। तो इन्हीं सारी हाइलाइट्स को आज हम जानेंगे अपने यूनियन बजट 2026-27 के सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के बजट के बारे में, एक रिव्यू ले लेते हैं। और सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बजट क्या है, तो बजट एक फ्रेंच वर्ड बगेट से निकलकर बना है। बगेट का मतलब होता है छोटा बैग या लेदर बैग। जैसा कि आप लोगों को पता था कि पहले जो बजट था ना, जब वो आता था तो उसको एक लेदर के बैग में फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आया जाता था। छोटा सा बैग होता था जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लाते थे और आके हम सभी के सामने उसमें से पूरा बजट पढ़ना शुरू किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम लोग एकदम मॉडर्नाइज हो रहे हैं और इस बार के बजट पर एआई पे बहुत फोकस किया गया है। और वही डिजिटल इंडिया, एआई, इन सब चीजों को देखते हुए अब जो हमारा बजट है, कुछ सालों से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो उसे टैब पे पढ़ती हैं। तो वो डिजिटल इंडिया को भी शो कर रहा है। आगे आगे हम जो इन सब चीजों की तरफ मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअली में दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बगेट, जिसका मतलब होता है एक छोटा बैग या एक लेदर का बैग। ठीक है हमारे। अच्छा, हम लोग ना, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सभी समझेंगे। हम लोग बजट बजट बोलते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में बजट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं किया ही नहीं गया है। किस शब्द का इस्तेमाल है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब वार्षिक, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय। तो हमारे में तो इन सब वर्ड्स का यूज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, बजट जो है ये, बट हम आसपास की पूरी और इकोनॉमिक्स को देखते हुए और चीजों को देखते हुए इसे एक नाम दे देते हैं बजट। बट एक्चुअली में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम दिया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि बजट। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 112 जो है वो इसको दिया गया है। और बजट जो है वो कौन बनाता है? हमारी सरकार बनाती है। इस बजट के अंदर होता क्या है? सरकार के पास कहां से पैसा आएगा और सरकार कहां पैसा खर्च करेगी, ये बजट में दिया जाता है। बजट के अंदर सरकार के सभी खर्चों का और सरकार के सभी राजस्व का ब्यौरा होता है। तो इतनी बात समझ आई। तो बजट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जबकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रस्ताव है जिसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर प्रिपेयर किया जाता है और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया जाता है। यहां से आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, आई होप। तो अगर हम बात करें इंडिया का सबसे पहला बजट कब आया, तो इंडिया का सबसे पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में आया था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो इसे जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था, जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात करें, जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद जो पहला बजट आया वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। अब तक टोटल मिला के 75 से ज्यादा यूनियन और इंटरिम बजट्स जो हैं हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें रेगुलर और इंटरिम बजट्स दोनों इंक्लूड है। बजट को प्रेजेंट करने की अगर डेट की बात करूं तो जो पुराना ट्रेंड चलता आया था वो फेब्रुअरी का लास्ट वर्किंग डे होता था।
फरवरी का लास्ट वर्किंग डे। अब ये बजट जो है फरवरी के फर्स्ट डे ही आ जाता है। एक साल का जो बजट जैसे फरवरी के फर्स्ट डे आया तो वो 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक के लिए होता है। लाइक अभी आया है हमारा 1 फरवरी 2026 को, तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक में ये लागू होगा। इन इतने टाइम का काम यहाँ देखा जाएगा और 2017 से ये 1 फरवरी को ही आ रहा है और मैक्सिमम इसी डेट पर आता है। इस बार का बजट तो संडे को आया है, जो कि पहली बार हुआ है। संडे को बजट नहीं आता, जनरली मंडेज में बजट को रखा जाता है, सबसे ज्यादा बार मंडेज में ही आया है, बट इस बार संडे को बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये फर्स्ट बजट इन्होंने अपना जो पेश किया वो किया था 2019 में। उसी को देखते हुए अगर आप बता सकते हैं टोटल 8 बजट ये हमारे सामने पेश कर चुकी हैं, तो ये इनका 8th यूनियन बजट है। बजट की जो अगर स्पीच की बात करूं तो सबसे बड़ा बजट आज तक का रहा है 2020 में, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का ही आज तक का रिकॉर्ड है। और सबसे छोटा बजट 2024 का लगभग 1 घंटे का था और इस बार वाला भी अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स का बजट था। तो आप इस चीज को ध्यान दे सकते हैं, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट बजट। ईयर भी याद रखेंगे तो भी इनफ है, टाइम याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बजट अभी तक किसने पेश करे हैं? तो अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश करे हैं मोरारजी देसाई ने। इनको बजट किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टोटल 10 बजट ये पेश कर चुके हैं, 10 यूनियन बजट। ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्टर इनसे पहले जो अभी हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं, उनसे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका क्या नाम है? अरुण जेटली। और इन्होंने अभी तक कितने बजट पेश किए हैं? 5। और निर्मला सीतारमन जी ने कितने कर दिए? मैंने आपको जैसे उनका टाइम पीरियड गिनवा दिया 2019 से अब तक, तो 8 बजट हो गए जो इन्होंने पेश किए हैं। यहां तक की बेसिक बातें आपको समझ में आई जो बजट से रिलेटेड थी। किसी को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। यूनियन बजट जो है हमारा 2026-27 का 1 फरवरी को आया है और उस दिन संडे था। और जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे को बजट प्रेजेंट किया गया है। जनरली संडेज में नहीं होता है। इवन इस बार जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट कार्ड आनी थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इससे आपको एक जानकारी और मिल जाएगी कि सरकार की रिपोर्ट कार्ड क्या होती है। सरकार की रिपोर्ट कार्ड आनी थी, वो भी नहीं आई थी वीकेंड पे, उसको भी एक दिन पहले दे दिया गया, बट बजट संडे को ही आया है। तो बजट की जो स्पीच की ड्यूरेशन है 90 मिनट्स लिखी है, बट ये अराउंड 90 से ज्यादा ही है, 1 आवर से प्लस है, 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास की है। एक बेसिक जो टाइम लिखा हुआ है वो 90 मिनट्स है। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोगों को पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैंने ऐसा कहीं सुना है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, बट पूरी जानकारी आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, कि बजट को पेश करने से पहले हलवा बनाया जाता है और वो हलवा बांटा जाता है। क्या आप लोगों ने इस बारे में सुना है? अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ऐसा क्यों होता है ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस बार के बजट का जो थीम है उसे क्या दिया गया है? थीम एक्शन ओवर टॉक। सिर्फ बातें ही नहीं करनी है भाई, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। विजन की बात करें, देख लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम, विजन एंड पॉलिसी। थीम है हमारा एक्शन ओवर टॉक, विजन है हमारा विकसित भारत, टिल 2047 तक हमने भारत का विकास करना है, और पॉलिसी डायरेक्शन है आत्मनिर्भर भारत। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, विजन और थीम डिफरेंट है। बच्चे विजन में थीम, थीम में विजन ऐड कर देते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। विजन है हमारा विकसित भारत और थीम है हमारा एक्शन ओवर टॉक। तो ये हम बता ही चुके हैं। यूनियन बजट क्या होता है? तो यूनियन बजट फरवरी 2026 में पेश किया जाता है। साल की फाइनेंशियल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार बताती है कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां पैसा खर्च किया जाएगा।
बजट में जो मेन फोकस है वो किस पर है? ग्रोथ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जॉब पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और वेलफेयर, मतलब हर बार ही इसी पे होता है, इस बार भी इस पर ही है यूनियन बजट में। तो बजट क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ स्पेंडिंग होगी, तो पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो, या फिर टैक्सेस, वो भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है। दो तरीके के पैसे होते हैं जो सरकार के पास आते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स तो आप नाम से समझ रहे हो, जो टैक्स से पैसा आ रहा है, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। इसी के साथ साथ नॉन क्या बोला, नॉन एक तो हो गया टैक्सेस से, और एक हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्सेस का पार्ट क्या क्या हो सकता है बेटा? फाइन एंड पेनल्टीज, आप लोगों के चालान कट जाते हैं, है ना, आप जाते हो चालान कट जाता है, वो चालान क्या है? फाइन है, पेनल्टी है, यू हैव टू पे टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू द गवर्नमेंट। तो वो वहां से भी सरकार के पास पैसा आता है। आप रजिस्ट्रीज कराते हो, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस जाती है चीजों की, जो सरकारी रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो भी सरकार का रेवेन्यू है। इसी तरीके से कुछ स्टेट का पैसा होता है, और भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो वहां से सरकार के पास पैसा आता है, वो सभी सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्सेस से पैसा आता है सरकार के पास, कहीं से उधार ले लिया तो बोरो कर लिया, वहां से पैसा आता है सरकार के पास। सरकार पैसे का करती क्या है? सरकार भी तो पैसे को खर्च करती है। कहाँ खर्च करती है? कभी रोड्स पे खर्च करती है, कभी रेलवे पे, कभी डिफेंस पे, कभी एजुकेशन पे और हेल्थ पे। हर जगह आपने देखा होगा, हमारी जो सेना है उस पे खर्च हो रहा है, हमारे जो रोड्स रेलवेज है उस पे खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, हर जगह खर्चा हो रहा है। तो यही इस बजट के अंदर देखा जाता है कि सरकार आने वाले समय में कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकती है और कितना कर सकती है, एक एस्टिमेट होता है, और कहाँ कहाँ खर्चा करना है। बट ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होती बेटा, दीज आर एस्टिमेट्स, ये सिर्फ एस्टिमेट होते हैं जो हम पहले से बना के चलते हैं। ठीक है, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, अभी मैंने आपके साथ छोटा सा डिस्कशन किया था, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होते हैं जो हमें खुद अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं, हमें, हम खुद सरकार को पे करते हैं। लाइक आपका इनकम टैक्स, लाइक आपका वेल्थ टैक्स, जैसे कि आपने जितना पैसा पूरे साल में कमाया उसके ऊपर जो टैक्स आप सरकार को दे रहे हो वो डायरेक्ट टैक्स है, और उसको हम इनकम टैक्स बोल देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? वो टैक्स जो आपके ऊपर इनडायरेक्टली लग रहा है, जैसे कि आप सभी चाहे 1 रुपए की टॉफी खरीदो, कभी आपने उस पर ध्यान दिया है, लिखा होगा रुपीज, अगर उस पर 1 और ब्रैकेट में लिखा होता है INCL डॉट ऑफ ऑल टैक्सेस, विच मीन्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कि उस 1 रुपए के अंदर भी भाई सारे टैक्सेस इंक्लूड है। भाई आप लोग, मैंने बोला मेरी इनकम तो सालाना इनकम के ऊपर मैंने 10,000 रुपए का टैक्स दिया, सामने वाला बंदा बोलता है मैंने तो सालाना इनकम, मेरी सालाना इनकम ज्यादा थी, मैंने तो 1 लाख रुपए का टैक्स दिया। एक पर्सन कहता है मेरी तो सालाना इनकम कम थी, मैंने तो 100 रुपए का टैक्स दिया। इसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो भाई सबको देना पड़ता है। जैसे हम मूवी देखने गए, ठीक है, मैंने भी मूवी की टिकट खरीदी, इसने भी खरीदी, और 100 रुपए टैक्स पे करने वाले ने भी खरीदी। उसकी इनकम सबसे कम है, मेरी मॉडरेट है, और मेरे साथ वाले की बहुत ज्यादा है। लेकिन मूवी की टिकट सबको 500 रुपए की खरीदनी है, और उस टिकट के अंदर ही टैक्स इंक्लूड है, तो वो हमसे इनडायरेक्टली लिया जाता है। उसका बर्डन हम पे होता है, बट उसको पे मूवी हॉल वाला करेगा, गवर्नमेंट को, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे टैक्सेस इनडायरेक्ट कहलाते हैं। पहले हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में। सेल्स टैक्स था, एक्साइज था, कस्टम था, वैट था बेटा, बट इतने टैक्सेस को ना मैनेज करना हो रहा था बहुत मुश्किल। तो हमारी सरकार ने एक और डिसीजन लिया था, और हमने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया, विच इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब आप देखते होंगे हर जगह जीएसटी लगाया जाता है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। खरीदते हम हैं, टॉफी हमने खरीदी, 1 रुपए पर टैक्स हमने दिया, पर आगे सरकार को दुकानदार ने पे किया, हमने नहीं किया। उस दुकानदार ने आगे मैन्युफैक्चरर को दिया, उसने दिया, मतलब ये चेन चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स है, हमसे लिया जाता है, हम डायरेक्ट पे नहीं करते गवर्नमेंट को। बट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो
तो ये दो तरीके के हैं। आगे आपको ध्यान भी देना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जीएसटी है बेटा वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको ध्यान देना है, एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बार के बजट की अगर बात करूं तो उसमें रोड्स, हाईवेज, लॉजिस्टिक्स, इसको लेके क्या बातें करी गई हैं बेटा। देखो, रोड और हाईवे ये जो है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकग्राउंड होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी रोड, हाईवे, लॉजिस्टिक्स पर बहुत स्पेशल फोकस किया गया है, क्योंकि अगर एक अच्छे रोड से अगर अच्छे रोड्स होंगे तो ट्रैवलिंग टाइम कम लगेगा, ट्रैवलिंग टाइम कम लगेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो इस बजट में मेन फोकस किया गया बेटा नेशनल हाईवे को बढ़ाओ, ताकि सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, पोर्ट्स को बेटर कनेक्टिविटी मिले। फ्रेट कॉरिडोर, जिससे फैक्ट्रीज का माल आसानी से मार्केट से आ सके, जा सके और पोर्ट तक पहुंच सके, इस पे भी ध्यान दिया गया है। रूरल रोड समझते हो, ग्रामीण इलाकों के जो रोड्स हैं उनकी बात करिए, उनको भी इम्प्रूव करो ताकि फार्मर्स अपनी क्रॉप को इजीली मंडी तक ले जा सके, ठीक है। लॉजिस्टिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, जहां रोड, रेल, पोर्ट्स मिलकर काम करें, तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करी गई है। लास्ट, आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर जब हमारे पास बजट आया था तो वहां पर जो हमारे 7 सिस्टर्स, जो हमारे ईस्टर्न सारी राज्य हैं, उनके ऊपर बहुत काम किया गया था ट्रांसपोर्टेशन को लेके और रोड्स, रेलवे को लेके, इस बार भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेटर रोड्स, हाईवेज, इंडस्ट्री को फायदा होता है, फार्मर्स को भी बेटर प्राइजेस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, इसलिए इन चीजों पे काम करना है, ऐसा इस बार के बजट में भी कहा गया है, ठीक है बेटा। अगर थीम और विजन की बात करें तो थीम और विजन की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, मैंने बता दिया। थीम है हमारा टॉक ओवर एक्शन, एक्शन ओवर टॉक। सिर्फ मतलब कि पॉलिसीज अनाउंस नहीं करनी है कि आपने दे दी, बल्कि उसे ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल काम करना है। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? विकसित भारत 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। इस बजट में फोकस है ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी पर, ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी पर, ताकि डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर जनरेशंस को भी बेनिफिट मिलते रहे। तो ध्यान देना बेटा आपको, विजन क्या है, थीम क्या है। थीम इज एक्शन ओवर टॉक, विजन इज विकसित भारत टिल 2047, ठीक है। ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। इकोनॉमिक गोल्स की बात करें तो सबसे पहला गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना। लगभग आपको मैंने वही जो एनुअल बजट, जिसे सरकार की रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, जब वो पढ़ाई तो मैंने आपको उसमें बताया था, सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड में लिखा है इस बार जो हमारा जीडीपी है लास्ट ईयर 25-26 में वो 7.4% से इंक्रीज हुआ है, और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर मतलब 26-27 में भी जो जीडीपी है वो 6.8 से 7.2% तक रहने वाला है। तो उन्होंने बोला इसको मेंटेन करना है, इसको ग्रोथ करनी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल करना है, कॉमन पीपल पर बर्डन ना पड़े, इस बात का ध्यान देना है। इसके अलावा गवर्नमेंट का फोकस है फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखना, वही सरकार के जो घाटे हैं वो बहुत ज्यादा ना हो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दो, जितनी भी चीजें हैं हमारे यहीं बने, आत्मनिर्भर भारत। एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करना, इस पे भी बात करी गई है। तो मतलब अगर हम बोले सिंपल वर्ड्स में तो इकोनॉमी को ग्रो भी करना है और बैलेंस भी रखना है। फिस्कल डेफिसिट इतना ही होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट होता क्या बेटा? सरकार का, आप इसको बोल सकते हो वित्तीय घाटा, जैसे कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है और सरकार कहां पैसा खर्च कर रही है। सरकार के पास 10 रुपए आ रहे हैं और वो 8 रुपए खर्च कर रही है, तो वो सरप्लस में है, फायदे में है। सरकार के पास 10 रुपए आ रहे हैं और वो 12 खर्च कर रही है, तो वो डेफिसिट में है, तो उसे कहीं से उधार लेना पड़ेगा क्योंकि घाटा हो रहा है। तो यही चीज ध्यान रखनी है कि कंट्रोल होना चाहिए, और स्पेंडिंग्स कितनी कर रहे हो और उधार कितना ले रहे हो, इस बात का सरकार को इस बार ध्यान रखना है। 5 पिलर्स की बात कही गई है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पिलर के ऊपर बेस है इस बार का बजट जो है हमारा। सबसे पहला है सस्टेनिंग ग्रोथ, मतलब लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सस्टेनिंग ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया आपको बढ़िया करना है, फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत करना है। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ पे और वेलफेयर पे काम करना है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ शो करना है।
अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ दिखाना है, ईज ऑफ लिविंग, सिटीजन्स की डेली लाइफ को आसान बनाना है, इन सब पांचों पिलर के ऊपर काम करना है। तो पांचों पिलर का काम क्या है? इंक्लूसिव और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, सब कुछ करना। तो बेसिकली पांच जो पिलर हैं, इसी से ही हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है बजट का तैयार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इस बार हमने काफी बल दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे लास्ट ईयर भी काफी ध्यान दिया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है इंडिया जो है और अच्छा ग्रो कर सकता था। हमारा पहले जो मेजर फोकस था वो सारा प्राइमरी सेक्टर पे रहा है, उसके बाद हमने सीधा टर्शरी पे कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग पे काम ही नहीं कर पाए। तो अब मैन्युफैक्चरिंग पे काफी काम किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि चीजें इंडिया में ही बने, यहीं पे सारी चीजें, तो सेमीकंडक्टर्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस की चीजों को मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, स्पेशली इसमें जूट, सिल्क, कॉटन, इनकी बात करी गई है कि इन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देंगे, केमिकल्स और बायोफार्मा, एयरक्राफ्ट एंड हाई वैल्यू कंपोनेंट्स, इन सब चीजों पे काम करना है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो ऐसे ही रखे हैं उनको भी रिवाइव करने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि अगर उन क्लस्टर्स को भी रिवाइव करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्लान्स मिलेंगे। इसमें इनके ना कुछ डेटाज भी हैं, आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, बट आई डोंट थिंक सो उतना आपको करने की नीड है। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफी फोकस है, हाईटेक सेक्टर के ऊपर काफी फोकस किया गया है, स्पेशली सभी मैन्युफैक्चरिंग। एमएसएमई को बैकबोन बनाया गया, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जितनी भी हैं हमारी, माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों ही आ जाएंगे ना इसमें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तीनों आ जाएंगी। इन एंटरप्राइजेस को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बोला गया है। एग्रीकल्चर के बाद ये बताया गया है कि एमएसएमई जो है यही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, या एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, मेजरली देगा, काम देगा, रोजगार देगा, तभी तो आगे कुछ होगा। तो 10 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया है इन्होंने, काफी प्लेटफॉर्म्स तैयार किए हैं कि भाई इनको पैसा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए, इनको क्रेडिट गारंटी सपोर्ट्स दिए जाएं, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एमएसएमई पे काफी काम है, इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना और जॉब देना इनका मेन काम है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एमएसएमई को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा गया है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एजुकेशन और स्टेम की बात करें तो बेटा स्टेम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आप लोगों को। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें एजुकेशन सेक्टर पर इसको मेन फोकस पे रखा गया है। स्टेम कॉलेजेस में गर्ल हॉस्टल बनेंगे, ताकि क्या होता है ना, इन्होंने गर्ल हॉस्टल बनाने की बात करी है। गर्ल हॉस्टल क्यों बोला बेटा? एक्चुअली देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन फील्ड में ना गर्ल्स को कम भेजा जाता है क्योंकि रहने की प्रॉब्लम होती थी। तो अब इन्होंने बोला हॉस्टल्स बनाएंगे ताकि जो रूरल एरिया में अच्छी लड़कियां हैं उनको भी एजुकेशन मिले। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाओ, मतलब यूनिवर्सिटी के पास टाउनशिप डेवलपमेंट, ताकि आसानी से बच्चा उसको आ जा सके, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले। इसका मतलब कॉरिडोर्स का मतलब ये हो गया ना, वहीं सीखा वहीं पर आपने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ वहीं पर अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका मेन एम है स्किल डेवलप करना, प्रैक्टिकल लर्निंग देना, बच्चे को रेडी, जॉब के लिए रेडी बनाना और इम्प्रूव करना। तो ओवरऑल स्टेम की बात करें तो यूथ, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पे काम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना, इसी के साथ साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना, इसी के साथ साथ बेटा इन्होंने ये भी बोल दिया कि फीमेल्स के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर काफी काम आपको इसमें करना है। क्लियर है यहां तक? फिर एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड एआई। एआई के ऊपर बेटा बहुत काम किया है, बाहर की कुछ कंट्रीज मतलब कंपनीज को भी बोला गया अगर वो यहाँ पर आके काम करते हैं तो उनके ऊपर अभी बहुत लंबे टाइम तक कोई टैक्सेस वैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, एआई को लेके चलो। आप लोगों को पता होगा आजकल एग्रीकल्चर में एआई के यूज को बढ़ा दिया गया है, कब किस प्लांट को पानी चाहिए, कैसा है, वो सारी चीजें, क्रॉप की प्लानिंग करना, क्लाइमेट के रिस्क को समझना एआई की बहुत जरूरी है, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फार्मर्स को सिखाने की बात करी गई है, स्मार्ट फार्मिंग की तरफ ले जाने की बात करी गई है। इसी के साथ साथ फिशेस, फिशरीज, कोकोनट फार्मिंग, कैशवी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और जैसे अलाइंड सेक्टर को भी एआई का सपोर्ट दिया जाएगा। तो एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एआई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे की हमारा वैसे भी हम लोगों को काफी बेनिफिट देने वाला है।
इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो बेटा इंडस्ट्रीज को बेटर करना भी जरूरी है, ये भी कनेक्टिविटी देना जरूरी है, इस पे भी काफी बात किया है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाए गए हैं, काफी प्रोजेक्ट है। फ्रेट को लेके इसमें काफी मल्टी मॉडल्स है, तो मतलब आप इसको सीधा सा समझ सकते हो कि काफी कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जो फैक्ट्री सीधा हाईवेज पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे और लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है इससे बेटा कम हो जाएगी, इस पे काम किया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी, जिसपे हमारा इंडिया सबसे ज्यादा काम करता है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कंट्री के पास एक सेफ, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल एनर्जी का सप्लाई होना चाहिए। क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया है। 20,000 करोड़ जो है कार्बन कैप्चर स्कीम और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिया गया है। सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, न्यूक्लियर एनर्जी को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया है। बायोगैस पर टैक्स रिलीफ, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिले, इन पे भी काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट पे भी काम किया गया है। ये सारी चीजें सिर्फ बेटा प्लानिंग्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जिनको आगे पूरे साल में इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये हो गया है, इसको बोला गया है हमें ऐसे करना है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और इसके लिए पैसा एलोकेट किया जाता है कि इतना पैसा इस पे लगाएंगे, इतना पैसा इस पे लगाएंगे, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरकार को बस अपना फिस्कल डिफिसिट का टारगेट 4.3% बनाए रखना है। स्टेट को सेंट्रल टैक्सेस 41% का शेयर दिया जाएगा, मतलब जो भी सेंट्रल के पास टैक्सेस आएंगे उसका शेयर मिलेगा उनको 40%, स्टेट को। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म एम है 2030 तक पब्लिक डेट जो कर्जा है वो सारा कम किया जाए, इकोनॉमी से स्टेबल रहेगी, फ्यूचर ग्रोथ सिक्योर होती है। तो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना काफी जरूरी है। इसका मतलब होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि सरकार कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्चा कर रही है, इसको बैलेंस करना इज कॉल्ड फिस्कल डिसिप्लिन। तो बेटा इसी यही सारे मेन हाइलाइट्स थे जो हमारे बजट के थे। आपको ये सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एक आम नागरिक होने के नाते भी हम सभी को इसका ज्ञान होना चाहिए। कुछ चीजें थोड़ी सी और बता देती हूँ। अगर आप टैक्स स्लैब की बात करें तो इस बार टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है, टैक्स स्लैब पिछले वाले ही सेम इस बार भी एप्लीकेबल है। बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ जहां जहां मेजर की पॉइंट्स मुझे लगे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको हमारे पूरे सत्र का जो बजट आया है उसकी एक मेन की हाइलाइट्स पता चल गई होंगी। अगर आप लोगों को कुछ और भी बजट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगी। तो इसी के साथ साथ इतना ही, फिर मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।